ठप्पा सा लगा दिया है कि अगर आप राजपूत ब्राह्मण बनिया हो गए तो आप मेरे वोटर हो गए, अगर आप यादव हो गए तो आप उनके वोटर हो गए, आप मोहम्मदन हो गए तो आप उनके वोटर हो गए। बांध खो दी। हमारे युवा को चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई। जनता को ये लगे कि हमने नेता नहीं बेटा चुना है। मेरी लड़ाई है जनता की समस्याओं के साथ। आज आप करके दिखाइए कि आपको क्या करना है। अगर आज आप करके दिखा सकते हैं तो आप सर्वाइव कर पाइएगा, अगर आप करके नहीं दिखा सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। क्या उस टाइम पे आप नरेंद्र मोदी को फोन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के भावी प्रत्याशी भी हैं। इनसे जानते हैं इनके बारे में। पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हुआ राहुल सिंह चौहान जी। मैंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस से जी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से जी। उसके बाद 2019 में मैंने राजनीति में सक्रिय हुआ। राजनीति करने से पहले मैं एक एनजीओ में जुड़ा, जिस एनजीओ का नाम था मानव सेवा संस्था। तो पढ़ाई के दौरान करीबन मैं 12 से 15 साल पढ़ाई, जॉब और बिजनेस तीनों के दरमियान में करीबन 2002 से लेके 2019 तक मैं जयपुर राजस्थान में रहा। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि वही सरकार राजस्थान में है, वही सरकार यहाँ है या अन्य प्रदेश में वही सरकारें हैं, लेकिन जब सरकारें सेम है, चुनाव प्रक्रिया सेम है, सब चीज़ सेम है, तो वहाँ की सरकार कैसी है कि हर सुख सुविधा अपने लोगों को मुहैया करा रही है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हैदराबाद का, कोई बेंगलोर का, कोई राजस्थान का, कोई बॉम्बे का या अन्य किसी प्रदेश का लोग बिहार में है। अगर बिहार में वो हैं भी तो या तो वो किसी बड़े ओहदे पे होंगे या कोई, लेकिन पूरे देश के किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, वहाँ हमारे बिहार के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। जी। क्यों? वो इसलिए कि सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ सरकार विफल है कार्य करने में। जी। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब मैं बांका आया तो मैंने देखा सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। तो उस अस्पताल को लेके हम लोगों ने एम्स का आंदोलन चालू किया, जिसमें मैंने बहुत सक्रिय तरीके से काम किया। बांका में भी आंदोलन किया, अमरपुर प्रखंड कार्यालय के बाहर भी मैंने आंदोलन किया। आपकी राजनीतिक शुरुआत वहीं से? हाँ, वहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई आपकी। तो आप कांग्रेस को ही क्यों ज्वाइन किया? नहीं, कांग्रेस से पहले मैंने 2020 में अपनी खुद की पार्टी बनाई। जी। राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी। जी। उस पार्टी को बनाने के बाद मेरा मेन थीम ये था कि अगर मैं उस पार्टी को बनाऊंगा तो जो युवा वर्ग हैं या और भी लोग हैं तो वो उस पार्टी से जुड़ेंगे और उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा। जी। लेकिन कोविड होने की वजह से और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ के युवा इतना सक्रिय नहीं हो पाए। कारण क्या है कि बेरोजगारी चरम पे है, वो पलायन के लिए बाहर चले गए। तो उसके बाद मैंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, संगठन में कार्य किया। संगठन का कार्य करने के बाद 2024 में जब मैंने देखा कि पहले हम लोग भी देखते हैं भाई दो पार्टियां चल रही है, कांग्रेस ने कार्य किया है, एनडीए ने भी कार्य किया है, कि 2024 आते आते हम लोग देख रहे हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो वो कुछ मुद्दों को लेकर आई थी। जी। तो हम लोग तो युवा वर्ग हैं, हम लोग यही देख के लाए कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बाकी 15 लाख का मान लीजिए उनका जुमला हो, कोई बात नहीं, चलिए जुमला है, लेकिन ये उन्होंने बहुत बारीकी से कहा था और बहुत विश्वास के साथ लोगों को कहा था और लोगों ने उनके विश्वास को देखते हुए उनको भारी मतों से विजयी करवाया कि 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। पहले वो कहते थे कि डॉलर कैसे हो सकता है ज़्यादा, रुपया कैसे गिर सकता है, रुपया गिर रहा है तो मतलब हमारे देश का पीएम गिरा हुआ है, अन्य तरह की बातें कई, लोगों को झांसे में लिया। एक पहले आपको पता भी होगा, आपने सुना, एक केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर लेके सर पे घूम रही थी। इतना महंगा सिलेंडर कैसे? आज देखिए उस समय 500 था, 1000 रुपये। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम युवाओं को लगा कि नहीं, ये तो वास्तव में जालसाजी है, फरेब का कार्य कर रहे हैं ये लोग, जो गलत है। और धीरे धीरे जैसे ये समय बीतता गया, 14 का उनका टर्म पूरा हुआ, वापिस वो 19 में आए, 19 का भी टर्म पूरा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, समाज को बांटने की राजनीति चालू कर दी। हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके इर्द गिर्द उन लोगों की राजनीति चल रही थी और राजनीति भी चल रही थी और उन फल फूल भी रहे थे। तो हम लोग युवा हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एक अकेला
राहुल गांधी जो हमारे जननायक की उपाधि उनको मिली है कि वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ की गई, बोला गया ये है, ऐसे है, वैसे है, सोशल मीडिया लगाया गया, लेकिन वो व्यक्ति अकेला खड़ा रहा और वो पूरे देश के लिए लड़ता रहा। तो उनकी विचारों से, उनके भावनाओं से, देश के प्रति उनके समर्पण को देखकर मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो अब देश में जो भी बेरोजगारी है या जो भी भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य की समस्या है, वो दूर कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस कभी भी हिंदू मुस्लिम के बारे में बातें नहीं करती। कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी जी के भाषण में कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू हो, ये हो, मुस्लिम हो, राम मंदिर, जबकि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि राम मंदिर का पहले दरवाज़ा अभी कांग्रेस के शासन में ही खुला था। जी जी, आप युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित हैं। बिल्कुल। और आपको कई लोग युवा सम्राट के नाम से भी संबोधित करते हैं। आप ऐसे छवि कैसे बनाया युवाओं के बीच? देखिए, ये उनका प्यार है, सम्मान है मेरे लिए। बाकी मैं किसी का सम्राट नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं अमरपुर विधानसभा का बेटा बनने आया हूँ, ना कि नेता बनने आया हूँ। जी जी। मेरा काम सिर्फ यही रहता है कि जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं को मैं भली भांति समझ सकता हूँ उनको क्या समस्या आ सकती है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और उनकी समस्याओं को जितना मैं समझ सकता हूँ उतना और कोई नहीं समझ सकता। कि आज हमारे अमरपुर है, अमरपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आज हमारे युवाओं को पढ़ने के लिए भागलपुर, पटना, दिल्ली, कोलकाता या अन्य प्रदेश या अन्य ज़िलों का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने युवाओं से बात करी, युवाओं की बातों को समझा, तो उनका कहना हुआ कि नहर खुदवा देने से या फिर रोड बना देने से, चलिए तो सरकार का वर्क है, ये हर साल बजट पास होगा, बजट में आएगा, लेकिन हम युवाओं को इससे क्या लाभ होगा? हम युवाओं को क्या चाहिए कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज हमारा युवा भागलपुर पढ़ने जा रहा है तो खर्च भी तो वहीं कर रहा है। तो ये जो पैसा हमारा जा रहा है वो भागलपुर चला गया, लेकिन अगर वही डिग्री कॉलेज हमारे अमरपुर में हो तो हमारा युवा यहाँ पढ़ेगा, हॉस्टल का खर्च या अन्य जो भी चीज़ों का खर्च यहाँ करेगा, तो हमारे अमरपुर का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दूसरा ये है कि अमरपुर हम लोगों का एक हब माना जाता है कि व्यवसाय के हिसाब से, कि ज़्यादातर व्यवसायी यहाँ रहते हैं। आपको पहले पता होगा कि गुड़ भी सप्लाई कोलकाता यहीं से होता था, छोटी कोलकाता के नाम हाँ, से छोटी कोलकाता के नाम से भी इसको जाना जाता था। कि लोग अगर कोलकाता में कोई सामान बुक करते थे तो ये नहीं जानता था कि बाका जाएगा, अमरपुर जाएगा। बसें वगैरह भी अमरपुर से चलती थी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इन चीज़ों की नीड है। इन चीज़ों की तरह आज हमारे यहाँ एक रेलवे लाइन हो, अगर कोलकाता का यहाँ से सीधा मार्ग हो जी और रेलवे लाइन से जुड़ जाए तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, अमरपुर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, युवा कुछ अपना व्यवसाय करेंगे। जी, पिछले विधायक के कार्यकाल में क्या कमियां रही हैं जिसे आप पहली प्राथमिकता देंगे उसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहली जो समस्या मैं भी फेस करता हूँ कई बार, सबसे पहली समस्या तो अमरपुर में जाम की समस्या है, कि जो कि मैं पिछले 10 वर्षों से मैं भी सुन रहा हूँ कि बन रहा है बाईपास वगैरह भी लगाया। हाँ बिल्कुल, बाईपास बन रहा है। ये नो एंट्री आप लगा देते हैं, नो एंट्री मान लीजिए कुछ ट्रकों के लिए आपने लगा दिया, बाकी जो खाद्य सामग्री का है ट्रक या फिर जैसे सिलेंडर आ रहा है या दूध वाली चीज़ें आ रही, वो ट्रक को तो आप रोक नहीं सकते, पुनः आ जाती है। वो समस्या वही पुनः आ जाती है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया हो, अब उसके पास 10, 20, 50 मिनट का समय बचाओ, 1 घंटा का समय बचाओ, आपको हॉस्पिटल पहुँचाना है। एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी का हॉस्पिटल होता, रेफरल अस्पताल की जगह एक मेडिकल कॉलेज या कुछ भी होता, तो वहाँ पे हम लोग इलाज करा सकते थे, तो हम लोगों को जाम नहीं देखना पड़ता। लेकिन ना तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, ना हमारे यहाँ जाम की, बस बाईपास बन रहा है। कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, बस बता दिया गया कि इधर से निकलेगा, उधर से निकलेगा, बस निकलेगा कहाँ ये पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग होगी वो जातीय समीकरण पे होना चाहिए या विकास के मुद्दे पर? देखिए, ये एक माहौल बना दिया है। माहौल क्या बना दिया है कि जितनी भी पार्टियां हैं वोट बैंक के लिए उन्होंने ठप्पा सा लगा दिया है कि अगर आप राजपूत ब्राह्मण बनिया हो गए
तो आप मेरे वोटर हो गए, अगर आप यादव हो गए तो आप उनके वोटर हो गए, आप मोहम्मदन हो गए तो आप उनके वोटर हो गए। ऐसा जबकि होता कुछ नहीं है। आज जो हमारे युवा वर्ग है, हमारे युवा वर्ग जब बाहर कमाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, क्या हम उनसे वहाँ पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं? जी जी। जो हम आपसे इलाज करवाएंगे, क्यों हम पूछ के वहाँ भी करवाएं, तब पता चलेगा कि जाति इलेक्शन में एक माहौल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि किसी तरह सामने वाले पे ये दबाव बनाएंगे, अरे यार मेरा जात ज़्यादा है, मैं जीत सकता हूँ, मेरा जात कम है, वो तो सॉरी तुम्हारा जात कम है, तुम हार जाओगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन अभी का जो चुनाव हो गया है वो फुल्ली युवाओं पे डिपेंडेंट हो गया है कि आज हमारे युवा को कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे युवा को नहीं चाहिए कि आप सिंचाई के लिए बांध खोद दी, हमारे युवा को चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई। अगर उनको पढ़ाई लोकल में मिल रहा है तो उनके गार्जियन पे बर्डन कम पड़ेगा। आज किसी के घर में 3 बच्चा है लेकिन लोग 3 बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, कहता है ये वाला तेज है, इसको भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि तीनों को भेजेंगे तो खर्चा। अगर वही हमारे यहाँ वो सुविधा हो तो जो एक खर्च कर रहे हैं एक बच्चे पे, वो तीनों बच्चों पे खर्च कर सकते हैं। युवाओं का हमेशा से मांग रहा है कि अमरपुर में कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए आप अगर विधायकी जीतते हैं तो आप सबसे पहले क्या? बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। आज आपने सवाल पूछा, रिपीट किया, अच्छा लगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि अगर मुझे मौका मिला और मैं यहां का प्रतिनिधित्व मैंने किया अमरपुर का, तो सबसे पहला काम होगा मेरा एक तो डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना। उसके बाद जो ये सुनने में आ रहा है कि खाली बाईपास बनेगा, तो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि बाईपास का निर्माण करवाना। और तीसरी प्राथमिकता होगी कि कई पंचायत अमरपुर विधानसभा के समूहगंज प्रखंड में और अमरपुर प्रखंड में भी कई ऐसी पंचायत हैं, कई ऐसी गांव हैं जहां की आबादी अच्छी खासी है, 4000-5000 आबादी है, लेकिन वहां के जो लड़के लड़कियां बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको 15 से 20 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। 15-20 किलोमीटर जाने के क्रम में अब छोटे बच्चे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई किस तरह से जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा ट्रकें आ गई रोड पे, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई। तो आए दिन हर महीने कुछ ना कुछ घटना देखने को मिलता है। तो मेरा ये विचार है और इस बाबत मैंने जिला कलेक्टर बांका को एक कुछ महापंचायत का कुछ मैटर आया था, तो उसमें मैंने आवेदन भी उनको दिया हुआ है कि क्यों ना सर ये हाई स्कूल बनाने के लिए अगर हम नई जगह चिन्हित करेंगे, नई चीज़ें, उसमें समय लगेगा, लेकिन जहाँ पे 8वीं तक का स्कूल है उस गांव में मान लीजिए 500-600 बच्चे हर साल निकलते हैं, तो क्यों ना हम वहीं दर्जा दे के 1-2 कमरे वहाँ बढ़ा दें, तो कि बच्चा आसानी से पढ़ भी ले और घटना जो होती है वो घटना पे भी लगाम लगे। एक समस्या हमेशा सुनने को आता है कि लोग विधायकी जीत जाते हैं या कोई भी चुनाव आप जीत जाते हैं, ठीक, चुनाव जीतने के बाद लोग फिर क्षेत्र में नहीं जाते। क्या आप इस चीज़ का शपथ लेते हैं कि आप नियमित रहेंगे लोगों के? देखिए, मैंने इसी चीज़ के लिए नहीं, जी, चुनाव से पहले भी मैं क्षेत्र में लोगों को बोल चुका हूं और बता चुका हूं कि जिस दिन पार्टी मुझे मौका देगी, मुझे उम्मीदवार घोषित करेगी, उस दिन के बाद एक तो मैं जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता जब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। जहां भी मैं प्रचार प्रसार जिस भी क्षेत्र में करूंगा तो मैं उसी क्षेत्र में रात बिताऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत में मुझे रात हो गया अपने प्रचार प्रसार के क्रम में, लोगों से मिलने के क्रम में, तो मैं अपना रात वहीं बिताऊंगा। अगले दिन मैं अपना नेक्स्ट काम वहीं से चालू करूंगा, प्रचार प्रसार। और दूसरा है कि जीतने के बाद मैं हर महीने, जो कि शायद मुझे नहीं पता वर्तमान में मंत्री जी भी हैं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने काम को अंजाम देना है, अपने आप को ऐसा प्रूफ करना है कार्य करके कि जनता को ये लगे कि हमने नेता नहीं बेटा चुना है। जी। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, और एक प्रपोजल भी रख चुका हूँ कि जीतने के बाद मैं हर महीने एक शिविर लगाऊंगा, मंथ में 1 दिन मैं शिविर लगाऊंगा और मैं पूरी कोशिश नहीं 100% कोशिश के साथ मैं उस शिविर में मौजूद रहूँगा। और उस दिन जितनी भी समस्याएं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो युवा की समस्या हो, चाहे किसी के कोर्ट से संबंधित समस्या हो, मैं सारी समस्याओं को अपने खुद से उस समस्याओं को मैं देखूंगा और मैं उसमें सबसे 1 to 1 अधिकारियों से बात भी करूंगा और उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाऊंगा, ताकि अगर मान लीजिए आज हमारा कोई भी पंचायत का, वार्ड का या हमारे विधानसभा का कोई भी लोग, गरीब किसान लोग जाता है काम करवाने ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, थाना में या अन्य भी किसी भी जगह, कई बार उनके साथ क्या समस्या आती है कि उनके पास पेपर होता है लेकिन उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। जी। जिसकी वजह से वो देखते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने चक्कर काटूंगा, किसी से शिकायत करूंगा, काम होगा, लेट होगा।
तो हम रिश्वत दे देते हैं, काम करवा लेते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। और अगर हर महीने शिविर लगेगा, लोग आसानी से उस संबंधित कार्यालय का अधिकारी वहाँ मौजूद रहेगा और लोग आसानी से जो काम करवाने जाएगा वो आसानी से बता सकते हैं कि मैं अमुक इन पदाधिकारी के कार्यालय में गया, मेरा काम क्यों नहीं हुआ और हुआ तो रिश्वत क्यों मांगा गया। तो वो ये प्रक्रिया चलने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिकारी भी डरेंगे, मतलब पारदर्शिता और भ्रष्टाचार दोनों का काम कंट्रोल हो जाए। हाँ बिल्कुल कंट्रोल होगा, 100% तो नहीं, लेकिन जहाँ तक है अधिकारी भी डरेंगे, कर्मचारी भी डरेंगे कि भाई अगर मैं रिश्वत लेता हूँ महीने के 28 दिन तो 29वें दिन जब वहाँ पे जनता शिकायत लेके जाएगी तो वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे, उनके मौजूद मेरा पहुँच जाएगा मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें, हाँ ये नई चीज़ें होगी अमरपुर के लिए और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इससे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया जा सकता। बिल्कुल। आपके सामने जो है एनडीए के नेता हैं, बिल्कुल वर्तमान में आपके विधायक सब मंत्री भी हैं, बिल्कुल। आपकी उनसे कैसे लड़ाई है, आप उनके लिए आप कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए उनके लिए मेरा उनसे कोई पर्सनल उनसे तो लड़ाई नहीं है मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है जनता की समस्याओं के साथ। जी। उनके पिताजी को भी मौका मिला जी। उनको भी मौका मिला और ये चीज़ देखिए कि कितनी मतलब खुशी की बात है कि उनको मौका मिलने के बाद उनको बिहार सरकार का मंत्री भी बनाया गया और तीन बार 3 विभाग से वो मंत्री बने। तो वो चाहते तो सबसे पहला उनका दायित्व क्या बनता है, अगर घर का बेटा नौकरी पे लग जाए तो उसका सबसे पहले ये दायित्व बनता है कि अपने घर का विकास करें, परिवार को संवारें। तो उनके लिए पहला घर तो अमरपुर विधानसभा होना चाहिए। तो उनका तो ये कर्तव्य बनता था कि जो भी चीज़ें पहले हम अमरपुर को चमकाएं, क्योंकि पहले हम घर चमकाएंगे तभी जाके दूसरे को ये मैसेज दे पाएंगे कि मैंने तो अपने क्षेत्र में इतना काम किया। तो ये कार्य उन्होंने नहीं किया। भले कुछ कार्य किया हो, सुनने में आता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए। देखिए रोड लाइट ये चीज़ें समय की मांग है, ये समय का डिमांड है। कल तक हम लोग कीपैड फ़ोन यूज करते थे, आज टच फ़ोन यूज करते हैं। कल तक हम लोग लैंडलाइन चिट्ठी टेलीग्राम पे टिके थे, लेकिन आज हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर। ये चीज़ें समय की चीज़ें, ये चीज़ें होती रहेगी। इससे हटकर आपको अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना होगा। जब आप क्षेत्र के लिए कुछ हटकर करेंगे, आपका क्षेत्र का लोग सुखी रहेगा तो आप सुख चैन से रहेंगे। इसलिए मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है जनता की समस्याओं से, जो हमारे युवा वर्ग की समस्याएं, कॉलेज की समस्याएं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि एक हमारे यहाँ रेल लाइनें होनी चाहिए कि डायरेक्ट हम कोलकाता से जुड़ सके। मतलब आप जो है कि समस्या को लेकर के जनता बिल्कुल, मैं समस्या को लेकर जाऊंगा, मैं कभी किसी पे भी टिक्का टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने क्या किया मुझे करके दिखाना है। कहते सभी हैं, जो भी नेता मंत्री चुनाव के दरमियान आते हैं सभी कहते हैं कि मैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये, अरे वो छोड़िए, यही चीज़ें कर रही है आज एनडीए की सरकार है। क्या कर रही है? काम कर नहीं रही है। उनसे कोई भी सवाल पूछिए, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो आप यहाँ इस लेवल पे नहीं होते। आज उन्होंने एम्स बनाया, उन्होंने स्कूल बनाया, उन्होंने कॉलेज बनाया, जिस स्कूल कॉलेज से आप पढ़कर आए हैं, और आज आप उसी को पूछ रहे हैं उन्होंने क्या किया। जी। अरे उन्होंने जो करना था उनके समय के हिसाब से उन्होंने किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप बताइए ना, आपने क्या किया। तो आज का समय वो गया जमाना कि जब गुमराह किया जाता लोगों को कि नहीं उसने नहीं किया, उसने नहीं। आज आप करके दिखाइए कि आपको क्या करना है। अगर आज आप करके दिखा सकते हैं तो आप सर्वाइव कर पाइएगा, अगर आप करके नहीं दिखा सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। जी। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके रोजगार के सृजन के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए अमरपुर के जो बेरोजगार युवा हैं, रोजगार, सबसे पहले रोजगार सृजन कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो। तो सबसे पहले किसी भी रोजगार को उत्पन्न करने के लिए या किसी भी क्षेत्र की विकास जो या रीढ़ कहते हैं हम लोग को, आर्थिक, अगर आर्थिक किसी क्षेत्र का कैसे बढ़ेगा? आज हमारा बिहार में हर चीज़ का संसाधन है जी। बिहार का बच्चा जब बाहर जाके पढ़ रहा है और अदर स्टेट का बच्चा भी वहाँ पढ़ रहा है, इसका मतलब बिहारियों के पास ज़्यादा पैसा है, हम बिहार के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तब ना हम लोग आज जा रहे हैं, कोटा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अगर वही संसाधन हमारे यहाँ पर हो तो जो खर्च, जो पैसा हम वहाँ बेचते हैं, चाहे हम रूम रेंट के रूप में बेचते हैं, खाने के रूप में बेचते हैं, या फिर हम लोग पढ़ाई के रूप में बेचते हैं, तो आज यहाँ हमारे शिक्षकों के पास वो पैसा आएगा, हमारे दुकानदार भाइयों के पास पैसा आएगा, हमारे लोगों के पास पैसा आएगा, तो हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगार सृजन होगा कि भाई दुकानों में एक जना काम कर रहा है, अगर भीड़ पड़ रहा है तो वो 4 लोगों को रखेंगे। तो रोजगार इस तरह छोटे छोटे तरीकों से सृजन होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे मौका मिलने के बाद बड़े वादा को नहीं आप करते हुए जो कर पाए, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश यही करूंगा कि यहाँ पे किसी ना किसी उद्योग को स्थापित करवाएं। जैसे क्यों नहीं हो, क्यों नहीं सकता?
आज अन्य प्रदेश अन्य राज्य में उद्योग लग रहा है, सब चीज़ लग रहा है, हमारे यहाँ पे मंत्री जी हैं वो नहीं लगवा पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। अगर वही रोजगार यहाँ लगे, कोई फैक्ट्री लगवाए, अरे 1 मिनट के जब तक वो विधायक थे समझ 3 बार मंत्री रह गए, एक मंत्री के पास इतना तो जरूर पावर है कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं उस विभाग से संबंधित कोई भी फैक्ट्री, चाहे ठीक है आप 10,000 लोग को नहीं दे पाइए रोजगार, लेकिन आप एटलीस्ट 1,000 लोगों को तो दिलवा सकते हैं रोजगार। तो धीरे धीरे जब पॉइंट टू पॉइंट शुरू होगा तब तो शुरू होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं करना ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। आपने ऐसा क्या किया कि अमरपुर में चारों तरफ कांग्रेस के जयकारे गूंजने लगे? देखिए, कोई कुछ नहीं करता जी। करने का होता है जज्बा होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। मैंने सिर्फ कार्य किया, मुझे जो कार्य पार्टी ने दिया मैंने पूरी ईमानदारी से वो कार्य किया। जैसे पार्टी ने दिया कि माई बहन योजना के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं खुद से जाकर अपने कार्यकर्ता के साथ जाकर अपने समर्थकों के साथ जाकर घर घर तक पहुंचा। अभी भी क्या है कि हमारे अमरपुर क्षेत्र में कई गांव में इतना पिछड़ापन हो गया है कि वहाँ पे नेट की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, तो एक्चुअली वहाँ तक विचारधारा पहुँच नहीं पाती थी। मैंने जाकर उनको सिर्फ यही समझाया कि आप एक चीज़ बताइए, हम लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे आज तक वोट करते आए और करते भी हैं, लेकिन आप मुझे एक छोटा सा मेरा सवाल है, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैंने उनको साफ कहा मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं अपनी विचारधारा पहुंचाने के लिए आया हूं कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया। तो आपको अगर छोटी सी समस्या हो जाती है घर में, परिवार में, समाज में, चाहे वो आपको थाना पुलिस जाना पड़े, चाहे आपको ब्लॉक जाना पड़े, चाहे आपको पंचायत लेवल पे कहीं भी जाना पड़े, क्या उस टाइम पे आप नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है? क्योंकि आपने उसके नाम पे वोट दिया। आपने तो उनके नाम पे वोट दिया है, तो आप जब उनको फ़ोन नहीं कर सकते, वो आपके समस्या में आ नहीं सकते, तो आपके वोट का क्या फ़ायदा? उनको पता भी नहीं है आप उनको वोट दिए कि नहीं दिए। तो आप कम से कम ऐसे लोगों को चुनिए जो कि आपके सुख दुख में आपके साथ हो। आपको कोई भी समस्या हो, ठीक है, आपको वो पैसा नहीं देगा, किसी को कोई पैसा नहीं दे सकता, किसी को कोई खिला नहीं सकता, किसी को कोई सवाल, लेकिन आपके सुख दुख में वो खड़ा हो सकता है। आपकी छोटी सी कोई समस्या आएगी वो आ सकता है, आपका छोटा सा फंक्शन हो वो आ सकता है। तो ऐसे लोगों को चुनिए। और दूसरी बात, ये धर्म के नाम पर आपके बेटे को, धर्म के नाम पर आपका बेटा झंडा उठाएगा, तो क्या उस धर्म के नाम से आपके बेटे की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी? क्या उसको खाने को अच्छा मिलेगा? क्या उसको रोजगार अच्छा मिलेगा? तो लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, लोगों ने मेरी विचारधारा, मेरे कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया। मैंने उनको समझाया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले तो निकलिए, दूसरे क्या कहते हैं, कल क्या हुआ। अगर आज हम ये देखेंगे मेरे दादाजी तो साइकिल पे चलते थे और मैं कार पे कैसे, तब तो मुझे भी कार पे नहीं चलना चाहिए। तो मुझे देखना है ना। एक शेक्सपियर की लाइन थी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मरते तो आपकी गलती है। तो इसीलिए किसने क्या किया उसको नहीं देखना है, मुझे क्या करना है और मुझे किस चीज की नीड है और मेरी नीड को कौन पूरी कर सकता है, तो मुझे उस चीज पे काम करना है। मैंने यही कार्य किया, क्षेत्र में लोगों को ओनली फॉर समझाने का कार्य किया, और ये उनका प्यार और समर्थन है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ के लोगों का अक्सर मांग रहा है कि इस बार जो हम लोग मतदान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग होना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि हमेशा से बाहरी लोग ही यहाँ के विधायक बने। उनका ये मांग भी जायज़ है। स्थानीय लोग से उनका मतलब है कि यहाँ जो हमारे वर्तमान में मंत्री जी भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनको 40 किलोमीटर आने में तो कम से कम 40-50 मिनट समय लगेगा, या लोगों को यहाँ से जाने में लोगों को तो खैर 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मंत्री जी हैं तो उनके लिए तो व्यवस्था है तो जल्दी आ सकते हैं। अब हम लोग हैं, हम लोग सीधा समुखिया मोर बगल डोमा खांड के हैं। अगर मेरे घर पे भी लोग आना चाहें तो वो मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में आ सकते हैं, और मुझे भी क्षेत्र में आने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है। तो लोग, आजकल लोगों की डिमांड है कि अगर मुझे कोई समस्या हो, फ़ोन लगे ना लगे, हम डायरेक्ट अपने लोगों के घर पे जा सके, जो मेरा जनप्रतिनिधि हो, जिनको मैंने चुना है। मतलब सबका हक होता है, बिल्कुल अधिकार होता है, ये होना भी चाहिए। अगर आप जीत हासिल करते हैं तो कितने वोटों के अंतराल से आप अपनी पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे? देखिए, पार्टी ने ये सवाल मेरे से पूछा था, मैंने उनको आश्वस्त किया था कि मैं करीबन 25,000 मतों से जीत दर्ज करूँगा। तो मुझे पूछा भी गया था कैसे, किस तरह से, तो कुछ चीज़ें होती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो मैंने उनको बताया, और मैं 25,000 वोट से जीत दर्ज करने जा रहा हूँ।
और पार्टी, मुझे जहाँ तक विश्वास है, पार्टी मुझे मौका देगी, युवाओं को मौका देगी। क्योंकि हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने भी कहा था, हमारे प्रभारी साहब भी कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है जी। और आने वाले टाइम में युवा ही देश के भविष्य को संवारेंगे। तो हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा तो और भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का होगा कि लोग हमारे पार्टी से, हमारे संगठन से जुड़ेंगे। उनको एक ताकत और हिम्मत मिलेगी कि आज हमारे बीच का एक युवा हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो हमें भी भली भांति समझेगा, हमारे समस्याओं को भी भली भांति समझेगा। इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी, संगठन भी मजबूत होगा, युवा वर्ग भी मजबूत होगा। और जहाँ युवा है वहीं सब कुछ है। आज के टाइम पे बिना युवाओं के कुछ पॉसिबल है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, युवा सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, राहुल सिंह चौहान। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और कहीं ना कहीं इनकी बातों से लोग प्रभावित हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। देखने की ये बात होगी कि इस बार किसकी सरकार बनती है। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।